हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो तक हमने बात कर ली थी सेक्शन 6 एंड 7 की, जो बात करते हैं रिवीजन ऑफ रेंट। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस एक्ट का। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है एक नई तरीके की टीनेंसी की, जो कि है लिमिटेड पीरियड टीनेंसी। इसमें बताया गया है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी जो प्रीमाइसेस है, यहाँ पे याद रखना है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जाती है ये। तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अपनी प्रीमाइसेस को 3 साल तक के लिए रेंट पे दे सकता है, टीनेंसी के लिए दे सकता है। फिर इसमें ये बताया है आगे कि जो लैंडलॉर्ड है और जो प्रपोज टीनेंट है जो टीनेंसी में आना चाहता है, वो दोनों मिलके जाएंगे रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, और रेंट ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन फाइल करेंगे कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है टीनेंसी करना चाहता है, हम एक लिमिटेड टीनेंसी करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए। और साथ ही साथ वो पिटीशन लगाएंगे ग्रांट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसमें बताया है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो उनको परमिशन ग्रांट कर देंगे, उनको करनी ही होगी परमिशन ग्रांट, और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन। इसमें होता है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन का एक सर्टिफिकेट होता है ये, वो जो व्यक्ति है 3 साल जब उसकी टीनेंसी के ख़त्म हो जाएंगे, या 3 साल से कम पीरियड के अगर आपने टीनेंसी रखी है, तो वो पीरियड जब खत्म होगा, तो जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद राइट आ जाएगा री एंट्री का, वापस पोजीशन लेने का। तो वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो पोजीशन वापस ले लेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि एक प्रीमाइसिस के लिए मैक्सिमम 3 बार ऐसी परमिशन दी जा सकती है। ये लिमिटेड टीनेंसी जो है वो मैक्सिमम 3 बार आप कर सकते हैं। प्रोविजो में एक लिमिटेशन पीरियड बता रखा है। इसमें बताया है कि आपका जब वो जो सर्टिफिकेट है वो एग्जीक्यूटेबल हो गया, उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपने पिटीशन फाइल नहीं करी रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर रिकवरी के लिए, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो रद्द हो जाएगा, वो निल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड अपन को याद रखने वो ये है कि लिमिटेड जो टीनेंसी वो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 3 बार हो सकती है, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो एग्जीक्यूटेबल हुआ उससे 6 महीने के अंदर आपको फाइल करनी पड़ेगी पिटीशन, वरना आपका जो वो है वो लैप्स हो जाएगा। अब सेक्शन 9 जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन लगता है इस एक्ट का, जो बात करता है एविक्शन ऑफ टीनेंट। इस सेक्शन से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। मोस्टली जो एमसीक्यू होते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट के, वो सेक्शन 9 से ही आते हैं। इसमें बात की जाती है कि टीनेंट को एविक्ट कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 9 के अंदर ही बताया गया है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कोई भी लॉ है दूसरे, उनमें कोई भी बात हो या फिर पार्टीज़ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, उसके होते हुए भी, लेकिन इस एक्ट की बातों को ध्यान रखते हुए, उनके होते हुए और एक्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए, जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो एविक्शन नहीं कराएगा टीनेंट का। लेकिन आगे लिखा है कि अनलेस, तो जनरल तो है कि वो नहीं कराएगा, लेकिन आगे जो कंडीशन बता रखी है अगर वो फुलफिल होती है तो वो उनको एविक्शन के लिए बोल सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो टीनेंट है उसने 4 महीने का जो रेंट उसके ऊपर ड्यू हो चुका है, ना तो दिया है ना टेंडर किया है, मतलब ना तो उसने पैसे की दिए ना ही उसने पैसे देने की कोशिश की। फिर इसमें प्रोविजो में बताया है कि इस ग्राउंड के ऊपर एविक्शन कब नहीं कराया जा सकेगा, जब हमने पढ़ा था सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 के अंदर कि जो लैंडलॉर्ड है ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपना खाता नंबर, खाता कौन से बैंक में है, कौन से म्यूनिसिपल एरिया में है, वो डिस्क्लोज करेगा टीनेंट को नोटिस के द्वारा या एग्रीमेंट के अंदर। अगर आपने ऐसा डिस्क्लोजर नहीं किया है तो इस ग्राउंड के ऊपर, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ग्राउंड के ऊपर आप एविक्शन नहीं करा सकते। सेकंड प्रोविजो के अंदर बताया गया है कि ऐसी पिटीशन फाइल कब तक नहीं की जा सकती, जब तक लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को 30 दिन का नोटिस नहीं दिया हो। मतलब आप एक नोटिस देंगे 30 दिन का कि आपका रेंट बकाया है, आपको मुझे पे करना है, वरना मैं आपके खिलाफ एविक्शन की प्रोसीडिंग चालू कर दूंगा। ये 30 दिन का नोटिस आपको देना है, और ये नोटिस आप कैसे देंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। एक्नॉलेजमेंट ड्यू जिसका होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है भेजने का, तो उसके ज़रिए अगर आपने नोटिस नहीं दिया 30 दिन का तो आप एविक्शन नहीं करा सकते। अब प्रोविजो के अंदर ये बताया है कि जो हमने टेंडर की बात की है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने पोस्टल ऑर्डर के थ्रू अगर आपने पैसे भेज दिए हैं तो वहाँ पे माना जाएगा आपने टेंडर कर दिया है, या फिर रेंट अथॉरिटी के पास जाके अगर आपने रेंट जमा करा दिया है अपना, तो वो भी माना जाएगा आपने जो रेंट है वो टेंडर कर दिया है। सेकेंड जो ग्राउंड है वो क्या है कि जो टीनेंट है उसने विलफुली
या तो कॉज किया है या परमिट किया है जो प्रीमाइसेस है उसको सब्सटेंशियल डैमेज, मतलब बहुत बड़ा डैमेज आपने प्रीमाइसेस को या तो पहुंचा दिया या परमिट कर दिया पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को, इस ग्राउंड के ऊपर भी आपको एविक्ट किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया है कि अगर आपने लैंडलॉर्ड की रिटर्न कंसेंट के बिना अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस प्रीमाइसेस के अंदर कोई मटेरियल चेंज कर दिया है, सब्सटेंशियल चेंज कर दिया है, या फिर किसी व्यक्ति को परमिट कर दिया है ऐसा चेंज करने के लिए, तो आपको भी निकाल दिया जाएगा, तो आपको भी एविक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि मटेरियल चेंज जो आपने किया है उससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो रही है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो रही है तो आपको एविक्ट कर दिया जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि अगर टीनेंट न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या फिर जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको प्रॉपर्टी दी गई थी उस पर्पस की जगह आप किसी दूसरे पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, और आप जो काम कर रहे हैं वो उस लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट है उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगा, तो भी आपको एविक्ट किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया है कि टीनेंट ने अगर उस प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया है, सबलेट कर दिया है, या उसकी जो पोजीशन है उससे पार्ट कर गया है बिना रिटर्न परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, तब भी उसको एविक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है कि अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि टीनेंट के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की एक्सक्लूसिव पोजीशन रख रखा है पूरी, या फिर उस प्रॉपर्टी के किसी पार्ट की एक्सक्लूसिव पोजीशन रखता है, तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने पोजीशन से पार्ट कर लिया है, मतलब पोजीशन से वो दूर हो गया है। फिर आगे बताया गया है कि अगर टीनेंट अपना कैरेक्टर ही रिनाउंस कर देता है, ये बोलता है कि मैं तो तुम्हारा टीनेंट हो ही नहीं, तुम तो मालिक हो ही नहीं इस प्रॉपर्टी के, तब भी उसको एविक्ट किया जा सकता है। फिर अगर आपने प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया था और अगर उस प्रॉपर्टी को कमर्शियली पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है पार्टली या फिर फुल्ली, तब भी उसको एविक्ट किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया है कि वो जो आपको प्रीमाइसेस दी गई थी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वो इस वजह से दी गई थी क्योंकि आप मेरे यहाँ पे काम करते थे, आप मेरे नौकर थे, आप मेरी सर्विस में थे। अब आप मेरे नौकर नहीं रहे तो भी मैं आपको एविक्ट करने के लिए पिटिशन डाल सकता हूँ। फिर आगे बताया गया है कि वो जो लैंडलॉर्ड है उसी को प्रॉपर्टी रीजनेबली या बोनाफाइड पर्पस के लिए चाहिए, खुद के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके इंटरेस्ट पे वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है उसने, तो उस बेसिस पे भी टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। फिर इसमें आगे बताया गया है कि अगर आपने बोनाफाइड पर्पस बोल के प्रॉपर्टी को ले लिया है तो आप अगले 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को लेट नहीं कर सकते, किराए पे नहीं दे सकते। और अगर आपने किराए पे दे दिया तो टीनेंट के पास राइट आ जाएगा कि वो वापस पोजीशन में आ जाए, वापस टीनेंसी उसकी चालू हो जाए। और फिर जो टीनेंट है वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन रखेगा कि मुझे वापस पोजीशन में लाया जाए, इस व्यक्ति ने 3 साल के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी। फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसकी जो पिटीशन है उसको एक्सपीडियसली जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करेगा, उसकी पिटीशन को सुनेगा, और सेक्शन 16 का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे सेम टू सेम अप्लाई होगा। फिर आगे बताया गया है कि अगर टीनेंट ने या तो मकान बना लिया है, कोई ज़मीन उसने ले ली है, या फिर एडुकेट उसको जितनी जगह चाहिए उसके पास अगर आ गई है रहने के लिए, तब भी उसको एविक्ट किया जा सकता है। फिर इसमें बताया गया है कि जिस दिन पिटीशन फाइल की उससे पिछले 6 महीने तक, मतलब पहले के जो 6 महीने रहे पिटीशन से, उस पर कंटिन्यूसली उस व्यक्ति ने जिस काम के लिए प्रॉपर्टी को दिया गया उस प्रॉपर्टी को उसने विदाउट रीजनेबल कॉज काम में ही नहीं लिया। फिर आगे बताया गया है कि लॉ के द्वारा किसी भी अथॉरिटी ने उस प्रीमाइसेस का जो लैंडलॉर्ड है उसको बोला है कि आपकी जो प्रीमाइस है उसके अंदर भीड़ भाड़ आप कम करिए। जैसा आप जानते हैं कि जयपुर में लाल कोठी के इलाके में बहुत किराए से लोगों को रखा गया था, तो वहाँ पे लोगों को बोला गया कि आपकी जो जितनी भी ये जो जगह है इनको खाली करिए, यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है, आप इसको कम करिए। तो उस बेसिस पे भी उन टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड को उस प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई काम कराना है ज़रूरी, कौन सा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बोला है कराने के लिए, जो ज़रूरी काम कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बोला है, या फिर अगर वो प्रीमाइसेस अनफिट हो चुकी है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मतलब ह्यूमंस के रहने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी अनफिट हो चुकी है तो उसको सही कराने के लिए भी अगर उसको काम कराना है तब भी वो एविक्शन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ये सब रीजंस है जिनके बेसिस के ऊपर लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जो टीनेंट है उसके एविक्शन के लिए। अब सेक्शन 10 के अंदर बात की गई है कि लैंडलॉर्ड के पास राइट है इमीडिएट पोजीशन का भी। कुछ केसेस है जिनके ऊपर वो इमीडिएट पोजीशन ले सकता है प्रॉपर्टी की। इसमें बताया गया है कि लैंडलॉर्ड के पास राइट होगा राइट टू रिकवर पोजीशन इमीडिएटली, किसी भी दूसरे लॉ में कोई भी दूसरी बात का लिखे हुए होते हुए भी या किसी कॉन्ट्रैक्ट या यूजेस के होते हुए भी उसके पास राइट टू इमीडिएट पोजीशन होगा। कौन कौन से केसेस है देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि लैंडलॉर्ड के पास लैंडलॉर्ड शैल बी एंटाइटल्ड, उसके पास होगा ही होगा राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की इमीडिएट पोजीशन का उसके पास राइट होगा पिटीशन फाइल करने के ऊपर रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। कौन से केसेस के अंदर, कि जब लैंडलॉर्ड
या तो आर्म्ड फोर्सेस का या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो यूनियन की होती है उनका मेंबर या तो है या फिर उसका मेंबर था, और उसने जो पिटीशन है ना अपने जो रिटायरमेंट की डेट से 1 साल पहले या रिटायरमेंट की डेट के बाद में अगर उसने फाइल की है तो उसके पास राइट होगा इमीडिएट पोजीशन का। या फिर इस एक्ट के कमेंसमेंट के साल भर के अंदर अंदर उसने पिटीशन फाइल करी है अगर, तो जो टाइम पीरियड भी बाद में होगा, जो टाइम पीरियड लेटर होगा, उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर उसने पिटीशन फाइल की है तो उसके बाद राइट टू इमीडिएट पोजीशन होगा। फिर आगे बताया गया है कि वो जो व्यक्ति था वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी लोकल अथॉरिटी या फिर स्टेट के द्वारा कोई ओन कॉर्पोरेशन से अगर वो उसका एम्प्लॉय था और उसने अपने रिटायरमेंट के साल भर से पहले या रिटायरमेंट के साल भर के बाद में अगर उसने पिटीशन फाइल की है, या फिर इस एक्ट के कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर जो पीरियड भी बाद में होगा उसके अंदर अगर उसने पिटीशन फाइल की है तो उसके पास राइट टू इमीडिएट पोजीशन होगा। फिर आगे बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन गया है और अगर उसने ऐसी पिटीशन लेट आउट करने के 3 साल के बाद में की है, मतलब उसने जो पिटीशन फाइल की है वो जब उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, जो उसने प्रॉपर्टी दी थी उसके 3 साल के बाद भी उसने फाइल की है और वो सीनियर सिटीजन हो चुका है, ऐसे केस में भी उसके बाद राइट टू इमीडिएट पोजीशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमने बात कर ली जो लैंडलॉर्ड था उसकी। अब इसमें बताया गया है कि अगर वो लैंडलॉर्ड आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी फाइल कर सकते हैं पिटीशन रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, और उनके पास भी राइट होगा राइट ऑफ इमीडिएट पोजीशन का। कब? जब उसकी डेथ के साल भर या फिर एक्ट के कमेंसमेंट के साल भर के अंदर उन्होंने पिटीशन फाइल की हो, जो पीरियड भी लेटर हो। फिर आगे बताया गया है कि लैंडलॉर्ड की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा है वो भी इमीडिएट पोजीशन के लिए राइट रखेगी। कब? जब उसने उसके हस्बैंड की डेथ के साल भर के अंदर अंदर पिटीशन फाइल कर दी है रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उसके पास भी ये राइट होगा। अब सबसेक्शन 2 के अंदर ये बताया है कि अगर उस व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस थी और उसने एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस को रेंट किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो वो उन प्रीमाइसेस में एक कोई प्रीमाइस चूज़ करेगा और उसके अगेंस्ट एविक्शन की प्रोसीडिंग चलाएगा, एविक्शन की जो पिटीशन है वो फाइल करेगा। और कब? जब उस व्यक्ति का जो लैंडलॉर्ड है उसका उस म्यूनिसिपल एरिया में कोई दूसरा घर ना हो और उस घर में वो न रह रहा हो, उसी कंडीशन के ऊपर वो पिटीशन फाइल कर सकता है, उसके पास राइट टू इमीडिएट पोजीशन होगा। अब इसमें आगे बात की गई है कि लैंडलॉर्ड है ना उसने जो अपने प्रीमाइसेस दे रखी है उसमें डिफरेंट फ्लोर्स है और वो ऊपर के फ्लोर पर रहता है, उसने ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन रेंट पे देने के बाद में उसकी ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा, तो भी उसके बाद राइट टू इमीडिएट पोजीशन होगा। कब? जब वो मेडिकल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट शो करे कि वो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है और उसके पास उस म्यूनिसिपल एरिया में कोई दूसरा घर नहीं है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे वो रह सकता हो, तभी वो पिटीशन फाइल कर पाएगा। आगे प्रोविजन में बताया गया है कि ठीक है आप ऊपर के फ्लोर पर नहीं जा सकते, तो एक काम करिए, अगर टीनेंट ये कहता है कि मैं तैयार हूँ, आप नीचे का फ्लोर ले लो, मुझे बराबर का ऊपर का फ्लोर दे दो, तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो तभी इमीडिएट पोजीशन का जो ऑर्डर है वो पास करेगा जब लैंडलॉर्ड उस व्यक्ति को बराबर का हिस्सा ऊपर की प्रॉपर्टी में दे दे। मतलब टीनेंट अगर ये कहे कि ठीक है मैं नीचे का फ्लोर आपको देता हूँ, आप मुझे ऊपर का फ्लोर दे दीजिए, तो रेंट ट्रिब्यूनल उसको तभी इमीडिएट पोजीशन देगा जब लैंडलॉर्ड इस बात के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि अगर लैंडलॉर्ड ने इस एक्ट के सेक्शन 10 के बिहाफ पे अगर कोई प्रॉपर्टी की पोजीशन ले ली इमीडिएट, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को, उस प्रीमाइसेस को अगले 3 साल के लिए किराए पे नहीं चढ़ा पाएगा। मतलब अगर आपने इस सेक्शन का बहाना लेकर उस व्यक्ति को निकाल दिया तो अब आप 3 साल तक के लिए उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे नहीं दे सकते, और अगर ऐसा पाया गया कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दे दिया है तो जो टीनेंट है जिसको आपने निकलवाया है वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जाके पिटीशन फाइल कर सकता है और ये बोल सकता है कि इस व्यक्ति ने उस किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दे दिया है मुझे निकाल के, और उस व्यक्ति के पास, उस टीनेंट के पास राइट होगा इमीडिएट पोजीशन का और उसको पोजीशन में ला दिया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया कि सेक्शन 16 के जो प्रोविजन है वो सेम टू सेम यहाँ पे लागू होंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो लैंडलॉर्ड की हम बात कर रहे हैं ना, वो लैंडलॉर्ड जो सेक्शन 2 में हमने बताया था उस लैंडलॉर्ड को नहीं मानेंगे, उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा ना उसी को यहाँ पे हम लैंडलॉर्ड मानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सेक्शन 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस वीडियो को आप चाहें तो दोबारा देखिएगा, लेकिन आराम से समझिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट है, उनका लिंक दिया हुआ है, उनको भी जाकर चेक करिए। जय हिंद, जय भारत।